तो बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में आप बोलोगे, जो एनसीईआरटी बोलती है वहां पर दो बातें बोलती है वो। एक तो बोलती है कि फर्टिलाइजेशन जो प्रेजेंट होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये बोलती है कि ये प्रेजेंट होगा, ये फिम्बियोटिक जो आपकी फनल थी, यहाँ पर ओवरीज थी, तो ये बोलता है कभी कभी कि ये कहाँ पर जो है यहाँ पर आएगा, और इसके बाद में क्या होगा, जो एम्पुला वाला रीजन होगा वहां पर। तो मैंने बोला कि फर्टिलाइजेशन कहां पर प्रेजेंट होगा, एम्पुलरी रीजन में होगा। एनसीईआरटी क्या बोलती है, एम्पुलरी रीजन में होगा। ये स्पर्म्स आ रहे हैं ट्रेवल करके और ये क्या करेंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला, इसका फैलोपियन ट्यूब का। अब देखिए ये बात क्लियर है। उसके बाद क्या बोलती है एनसीईआरटी, दूसरा बात यही बोलती है, समरी में जाओगे आप तो बोलती है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो दोनों सही हैं लगभग, क्योंकि पास पास में ही दोनों जगह होती हैं, लेकिन दो दो जगह पे अलग अलग लिख दिया उसने तो वहां पर कंफ्यूजन होता है। तो आप एम्पुला करिएगा, अगर एम्पुला नहीं दिया है ऑप्शन में, इम्पुली स्टमक दिया है तो इम्पुली स्टमक जंक्शन करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। ये हमने मान लिया एक स्पर्म है, ये स्पर्म है, ठीक है। अब देखिए जो स्पर्म था, आप याद करिए हमने एक प्रोसेस बताया कि स्पर्मेटोजोआ जो होता है, जो स्पर्मेटोजोआ होता है वो क्या करता है, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है कैपासिटेशन। क्या करता है बच्चों, उसमें कैपेसिटेशन होता है। तो स्पर्मेटोजोआ में जैसे कैपेसिटेशन होगा, और कैपेसिटेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैपेसिटेशन क्या है। ठीक है, फिर से मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्पर्मेटोजोआ में कैपेसिटेशन होगा, अभी आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कैपेसिटेशन। स्पर्मेटोजोआ में कैपेसिटेशन होगा और ये बच्चों क्या करने लगेगा, मूव होने लगेगा इन, कहां पर, तो आप बोलोगे फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, और किस मैनर में, तो आप बोलोगे प्रोपल्सिव मैनर में। तो प्रोपल्सिव मैनर में प्रोपेट करके ये क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। कौन, जो स्पर्मेटोजोआ है। अब बच्चों ये पहुंच जाएगा, इट रीचेस यूटेराइन, इट रीचेस यूटेराइन ट्यूब, यानी कि यूट्रस के जो ट्यूब है यूट्रस वाली, वहां पहुंच जाएगा, वाया कहां, सर्विक्स। तो आपको सारी चीजें मैं बता चुका हूं, ये सर्विक्स रीजन होगा तो यहां से गया, ये वाला आपका यूट्रस वाला रीजन होगा, तो ये यूटेराइन ट्यूब होगा, यहां से ये जाएगा डायरेक्टली, फिर कहां पहुंच जाएगा, वाया सर्विक्स यूटेराइन ट्यूब में पहुंच जाएगा, और फिर वहां से कहां पहुंच जाएगा, तो आप बोलोगे बच्चों वहां से ये पहुंच जाएगा फैलोपियन ट्यूब। कहां पहुंच जाएगा, फैलोपियन ट्यूब, एफटी मतलब फैलोपियन ट्यूब। अब वहां पर ये पहुंचने के बाद बच्चों क्या करेगा, फर्टिलाइज कर दे। ठीक है, अब समझते हैं वहां पर। ठीक है, जो यूटेराइन ट्यूब में पहुंचा वहां पर क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे, और उन चेंजेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। तो एक बार फिर से कैपेसिटेशन के बारे में हम देखते हैं। तो जो कैपेसिटेशन होता है वो होता कहाँ है, एक क्वेश्चन बनता है कि कैपेसिटेशन की साइट क्या है, तो आप बोलोगे इट अकर्स, कैपेसिटेशन अकर्स इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। कहां प्रेजेंट होगा बच्चों, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। अब इसमें देखिए ये प्रोसेस क्या है, तो हम इसको सिंपल लाइन में लिख लेते हैं ऐसे, द सेट ऑफ फिजियोलॉजिकल changes by which जिसके द्वारा क्या होगा, sperms become competent का मतलब जो है ऐसा स्ट्रक्चर
या ऐसे चेंजेस जिनकी वजह से वो जाके फर्टिलाइज कर पाए ओवम को, तो कॉम्पिटेंट हो गया वो, स्पर्म बिकम कॉम्पिटेंट टू fertilize the egg is called capacitation. तो सिंपली बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कैपेसिटेशन क्या होता है, जो सेट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं स्पर्म्स में, है ना, और फिर उसके बाद वो कॉम्पिटेंट हो जाता है किसी भी एग को फर्टिलाइज करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है, ये सारी बातें मैंने बताई थी वहां पर आपको, कैटस्पर प्रोटीन वगैरह मैंने बताया था एपिडिडाइमस में भी, तो स्टार्टिंग वहीं से होता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेन जो कैपेसिटेशन होता है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, अब देखिए इस वाली प्रोसेस में होता क्या है बच्चों, तो ये लाइन मैंने पहले भी बोला था कि रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसका जो रिमूवल होगा, और वहां पर क्या देखने को मिलेगा, स्टिमुलेट, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्टिमुलेट ion channels that enable calcium ions and carbonate ions to enter in sperm। तो जैसे ही ये प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह हटेगा, वैसे ही क्या होगा, कैल्शियम और जो कार्बोनेट आयन है वो अंदर चले जाएंगे स्पर्म के, और तुरंत वहां पर साइक्लिक चेंजेस होंगे, सिग्नलिंग होगा, और उसकी वजह से बच्चों आप बोलोगे क्या हो जाएगा वहां पर, जो है स्पर्म बिकम मोटाइल। तो देखिए मैं इसको एक रिप्रेजेंट कर रहा हूं डायग्रामेटिकल व्यू में। यहां पर मैंने बोला कि बच्चों क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का रिमूवल हो जाएगा। तो देखिए ये हमने मान लिया इसके ऊपर वॉल पे जो है ऊपर हेड रीजन पे कोलेस्ट्रॉल लगा हुआ है, ये कोलेस्ट्रॉल है। तो ये कोलेस्ट्रॉल रिमूव कर दिया गया कैपेसिटेशन में, रिमूव हो गया। चलिए रिमूव होने के बाद में आफ्टर दैट हम देखेंगे कि यहां पर रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल के बाद में क्या होगा, जो चैनल्स यहां पर लगे हुए होंगे ये कई सारे, ये क्या करेंगे बच्चों, ये जो है यहां से कैल्शियम इंटर कर जाएगा, यहां से भी इंटर करता है। ठीक है, तो ये ऐसे कैल्शियम इंटर कर जाएगा। तो जैसे कैल्शियम इंटर करेगा अंदर तो सिग्नलिंग चालू हो जाएगी, है ना, कैल्शियम इंटर करेगा तो सिग्नलिंग चालू हो जाएगी, और सिग्नलिंग जैसे चालू होगी तो ये तुरंत स्पर्म क्या हो जाएगा, बिकम मोटाइल। तो यहाँ पर आपने बोला कैल्शियम के अलावा और कौन इंटर करता है, तो यहाँ पर मैं बाइकार्बोनेट आयन को भी लिखे दे रहा हूँ, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है, और जब ये बाइकार्बोनेट आयन और कैल्शियम जब जा रहे हैं अंदर, तो ये क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीजेस द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। तो मेम्ब्रेन का जो परमेबिलिटी है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है, वहां पर कार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन वो सारे इंटर कर जाते हैं स्पर्म में, और कुछ वहां पर सिग्नलिंग होती है, चेंजेस होते हैं साइक्लिक एमपी के थ्रू, और स्पर्म बिकम मोटाइल। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर इसके बाद में क्या होगा, तो स्पर्म क्या हो जाएगा, स्पर्म बिकम मोटाइल। अब स्पर्म तैयार है, रेडी है जो है दौड़ने के लिए, और दौड़ के क्या करेगा, फ्यूजन कर लेगा तुरंत जाके ओवम के पास में। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी फर्टिलाइजेशन का ही पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इसके बाद में बच्चों एक चीज और आपको यहां पर पढ़ना है, एक टॉपिक है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन, देखिए एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है, समझिएगा ध्यान से एकदम। यहां पर जो एक्टिवेटेड, मैं क्या बोल रहा हूं एक लाइन गौर करिएगा, यहां पर जो एक्टिवेटेड स्पर्मेटोजोआ हैं या स्पर्म आए हैं, लेकिन स्पर्मेटोजोआ ही बोलिए, ज्यादा अच्छा लगता है। स्पर्मेटोजोअन्स जो आए हैं,
जो स्पर्म्स आए हैं वो जाएंगे अंडरगोज रिएक्शन एंड रिलीजेस द, क्या रिलीज करेंगे, रिलीजेस वेरियस, बहुत सारे वेरियस केमिकल्स, तो बहुत सारे केमिकल्स को वो रिलीज करेंगे। और वो केमिकल कौन से हैं, तो आप बोलोगे ये केमिकल जो हैं वो वन बाय वन यहां पर जैसा कि आप देखोगे, हाइलुरोनिडेज, ये एक एंजाइम है, इसका भी रोल हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा बच्चों आप बोलोगे हाइलुरोनिडेज के बाद में कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है, या इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं CDE, कोरोना डिसॉल्विंग एंजाइम, ठीक है। कोरोना रेडिएटा जो लेयर थी उसकी बात कर रहे हैं आप, कोरोना वायरस मत समझ लेना। फिर आप बोलोगे एक और होते हैं, वो होते हैं जोनालाइसिन। कौन से होते हैं बच्चों, जोनालाइसिन एंड आप बोल सकते हो एक्रोसिन, इनके नाम याद रखना है आपको, ठीक है। अब ये तीनों जो है वो काम क्या करेंगे, देखिए समझिए इस बात को कि वो काम क्या करते हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाइलुरोनिडेज जो थे वो एंजाइम क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, जो ग्राउंड सब्सटेंस है फॉलिकुलर सेल्स के बीच में उनको डिसॉल्व कर देंगे, उनको खोल देंगे, उनकी लॉकिंग को हटा देंगे। तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स एक्ट ऑन द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। तो जाके ये एक्ट करेंगे किस पे, जो है फॉलिकुलर सेल्स पे, और फॉलिकुलर सेल्स पे जाके एक्ट करेंगे तो उनके बीच में जो डिसॉल्व जो मटेरियल होगा, सीमेंटिंग मटेरियल, उसको हटा देंगे। तो हाइलुरोनिडेज ने क्या किया, ग्राउंड सब्सटेंस पे जाके एक्ट किया जो फॉलिकुलर सेल्स के बीच में था और डिसॉल्व कर दिया, रास्ता बना रहा है, ठीक है, समझिएगा इसको। फिर बोल रहा है CDA, बच्चों नाम से ही पता चला ये क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, इसको कोरोना रेडिएटर। तो कोरोना रेडिएटा को ये क्या करेगा, एग का जो मेम्ब्रेन होगा उसको ये डिसॉल्व कर देगा। फिर जोना लाइसिन जो होगा वो पहुंचेगा बेटा किसके पास में, जोना पेलुसिडा के पास में, और जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बनी हुई जोना पेलुसिडा उसको ये डिसॉल्व कर देगा। तो मैं बोलूंगा कि डाइजेस्ट द जोना पेलुसिडा। सब आपको पता है जोना पेलुसिडा वगैरह के बारे में, तो जोना पेलुसिडा को क्या करेगा, टोटली डाइजेस्ट कर देगा। इज इट क्लियर, चलिए वेरी गुड। अब समझते हैं हम थोड़ा और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये जो एक्रोसोमल रिएक्शन है वो कैसे होगी, ठीक है। चलिए देखिए, हमने बोला था कि ये ओवम है, ध्यान से समझिएगा, ये ओवम की वॉल मैंने बना दिया, पूरा ओवम नहीं बनाया, ठीक है, ये ओवम मैंने बना दिया और ये वॉल है ओवम की, समझिएगा इसको। ये बच्चों आप बोलोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जी, बिल्कुल। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप बोलोगे ओवम की। यहां पर इस ओवम का क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियस होगा, इसमें डीएनए कंटेंट होगा, तो आप बोलोगे इट इज द प्रोन्यूक्लियस ऑफ ओवम। तो ये तो प्रोन्यूक्लियस हो गया ओवम का, और ये इसका डीएनए कंटेंट हो गया, ठीक है। चलिए मैं लिखे दे रहा हूं डीएनए कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं, क्रोमोसोम आप बोल सकते हो। प्रोन्यूक्लियस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में जब आप आओगे आगे की तरफ तो यहां पर आपको स्पेस मिलेगा, इसको हम बोलते हैं पेरीवेटेलाइन स्पेस। इस स्पेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इस वाले स्पेस को, इसको हम बोलेंगे पेरीवेटेलाइन
ठीक है। तो पेरीवेटरलाइन स्पेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इस पेरीवेटरलाइन स्पेस के बाद में आपको एक लेयर और देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोल रहे थे, ज़ोना पेलुसिडा। क्या बच्चों बोल रहे थे, ज़ोना पेलुसिडा। तो ज़ोना पेलुसिडा में 3 लेयर होती हैं, ठीक है। जेडपी, ऐसे मैं समझा दे रहा हूं आपको, ऐसे सिंपली समझिए आप। एक लेयर मैंने ये बना दिया, थोड़ा बच्चों डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ में आएगा तो आपके आगे भी लाइफ में ये काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही सब आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। सब आपको यही पढ़ना पड़ेगा जब भी आप जाओगे एमबीबीएस करने, सारी चीजें यही आपको मिलेंगी। तो मैंने बोला कि ज़ोना पेलुसिडा में 3 मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोप्रोटीन की एक जो लेयर ये ज़ोना पेलुसिडा है उसमें 3 मेम्ब्रेन है या 3 लेयर हैं। देखते हैं, ये इसको हम बोल दिया ज़ोना पेलुसिडा 1, जेडपी 1 बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, जेडपी 1 यहाँ पर, ठीक है, जेडपी 1। उसके बाद में दूसरा आप बोलोगे जेडपी जो है आपका 2, और एक हो जाएगा आपका जेडपी 3। तो 3 लेयर ऐसे ही समझ लो, ऐसे मैं रफली बनाया जा रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरा लेयर हो गया, और ये बच्चों तीसरा लेयर हो गया, और ये पूरा यहां से यहां तक क्या हो गया, ज़ोना पेलुसिडा, ठीक है। अब स्पर्म आएगा उधर से, राजा बाबू बन के एकदम कैपेसिटाइज हो गए ना, तो राजा बाबू ही हो गया अभी। अब ये बन के आएगा राजा बाबू भाई, तो तुरंत जो है ये इसके पास क्या होगा, इसके पास रहता है रिसेप्टर, समझिएगा ध्यान से, बहुत काम की बात बता रहा हूं। तो ये कैपेसिटाइज्ड स्पर्म है, ये कैपेसिटाइज जो स्पर्म है इसके पास रिसेप्टर है बच्चों, इसको हम बोलते हैं ZP3R, ज़ोना पेलुसिडा 3R रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर जाके बच्चों अटैच किससे होगा, तो आप बोलोगे इनके पास, यहाँ पर इस तरीके के मैंने बनाए थे, है ना। तो ये वाले जो रिसेप्टर हैं, ये वाले, इनसे जाके अटैच होगा, और ये कौन से हैं आपका, तो आप बोलोगे ZP3। तो ये ZP3 जो होगा उस लेयर से जाके ये अटैच हो जाएगा इसको, और जैसे अटैच होगा वैसे ये क्या करेगा, अब इसके पास क्या था आगे आपको पता है, यहाँ पर क्या था, एक्रोसोम था कि नहीं, और एक्रोसोम में बच्चों क्या भरा हुआ था, मैंने अभी बताया कि एक्रोसोमल रिएक्शन में हाइड्रोजनेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ज़ोनालाइसिन, एक्रोसिन, ये सारे निकलेंगे, और यहाँ पर जो ज़ोना पेलुसिडा है इसके बीच में जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसको डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, डिसॉल्व करते करते ये कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा तो ये पूरा एक्रोसोमल रिएक्शन जो होगी वो खत्म हो जाएगी, और ये पूरे स्पर्म अब कहां पहुंच जाएंगे, तो आप बोलोगे इस मेम्ब्रेन के पास में पहुंच जाएंगे, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये सारी बातें एक्रोसोमल रिएक्शन में थी, ठीक है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो ज़ोना पेलुसिडा है ना, वो 3 मेजर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर रखती है, क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी कौन सी लेयर होती है, ज़ोना पेलुसिडा बोलोगे ह्यूमन के केस में। और फिर आप बोलोगे जो पेरीवेटेलाइन आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप हमेशा याद रखना, पेरीवेटेलाइन जो मेम्ब्रेन होता है जो ज़ोना पेलुसिडा है, इसी को पेरीवेटेलाइन मेम्ब्रेन हम बोलते हैं, किसके केस में, सी अर्चिन के केस में। तो सी अर्चिन में यही ज़ोना पेलुसिडा ना होके क्या होती है, पेरीवेटेलाइन जो है मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और जो बीच में स्पेस होता है उसको पेरीवेटेलाइन स्पेस बोलते हैं। तो ये सी अर्चिन का केस है, लेकिन ज़ोना पेलुसिडा जो होगी वो किसमें होगी, तो वो ह्यूमन के केस में हम बात करेंगे, मैमल के केस में, ठीक है। और सी अर्चिन क्या है आपका, इकायोड्रमेट है। इकायोड्रमेट को हम बहुत ज्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि वहां पर उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी किया गया है एम्ब्रियोलॉजिकल, इसी वजह से उनको हम जो है एग्जाम्पल में लेते हैं, और उन्हीं के रिस्पेक्ट में बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब जब एक्रोसोमल रिएक्शन हो गई, सारा जो है जो भी था चीजों को क्रॉस करके, बैरियर को, ज़ोना पेलुसिडा को, पेरीवेटेलाइन या बोल सकते हो आप उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, जब हेड रीजन जो है पूरा इम्बेडेड हो जाएगा, पूरा इंसर्ट कर जाएगा कहां पर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओम की, उसके बाद वहां पर बच्चों एक और हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक, हम उसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। तो अब बहुत सारे स्पर्म्स आए होंगे कैपेसिटाइज होके, लेकिन एक ही केवल जाके क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा,
बाकी सब इस खोल के बाहर ही रह जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, केवल एक स्पर्म जाएगा, ठीक है, और उसी का कंटेंट जाके वो फर्टिलाइजेशन करवाए। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है बात। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें बहुत सारी बातें आपको फिर से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वहां पर जुना पेलुसिडा क्या रोल प्ले करती है और कैसे जो है पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।